लेकिन कम से कम दृश्य हो तब भी कुछ बात बनती है। जिन प्रसंगों की बात हम कर रहे होते हैं, उन प्रसंगों को अगर हम यहाँ तक दिखा सकें तो उसको और अच्छे से उसको समझा जा सकता है। मैं आपसे यही अपेक्षा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ आप घर जाकर के उस पर होमवर्क करके थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा चिंतन करें। जो मेरा विषय है, प्रतीक और प्रतिरोध हिंदी सिनेमा में स्वतंत्रता संग्राम की साहित्यिक गतिविधि। इसके दो तीन मुख्य बिंदु हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि इसके कुछ बिंदु जो आज के इनॉग्रल सेशन में जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने हमारे समक्ष रखे, और खास करके तेजेंद्र सर की बात मुझे कि अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की उपस्थिति या उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में करने की बात करते हैं तो वहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही आता है, जो सवाल भारतेंदु के समक्ष कि यह जो साहित्य हम रचेंगे वो कहाँ तक पहुँचेगा। और यही कारण था कि बाकी साहित्यिक विधा के साथ साथ उन्होंने नाटक को वरीयता दी दूसरे विधा के बरस, इसलिए क्योंकि उस समय की जो जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको अगर नाटक या कहीं रंगमंच के माध्यम से साहित्य को उन तक पहुंचाया जाए तो और प्रभावी तरीके से वो पहुंचे। कट शार्टकट से आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी राज है उसकी विरासत बहुत पहले से 200 साल ग्रेजुअली, जैसा मैंने कहा, ग्रेजुअली वो आगे बढ़ते हैं और बक्सर की हम भी पाते हैं कि अगर हम जक्स्टापोजिशन करें सिनेमा और स्वाधीनता आंदोलन का, तब हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। और सिनेमा को अगर थोड़े से हम दृश्य शब्द रूप में लें तो आप सबको पता है कि भारत में सिनेमा 1913 में राजा हरिश्चंद्र के माध्यम से, और 1931 तक यानी आलम आरा के पहले तक जो सिनेमा का माध्यम था वो मूक सिनेमा है ना, उसमें संवाद नहीं थी, उसमें आवाज नहीं थी। सिनेमा की जो शुरुआत होती है वो एक तरह से पारसी थिएटर का उत्तराधिकार एक तरह से सिनेमा को मिला, जहाँ पर पैसा कमाना होता है। और अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो उसमें एक बहुत मजेदार बात ये थी कि जब सवाब सिनेमा शुरू होता है तो उसकी जो कर्मस्थली है वो बम्बई में ही होता है, और उसमें आप देखते हैं कि हिंदी सिनेमा बनाने वाले जो लोग थे वो मूलतः हिंदी भाषी नहीं, अलग अलग भाषा भाषी थे। तो उसके निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग भाषाओं का योगदान है, लेकिन जो एक प्रोडक्ट है हिंदी सिनेमा के रूप में वहाँ से निकलता है वो भारत में आज तो पूरे विश्व में, पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में वो पहुँचती है। सिनेमा को मोटे तौर पर आप देखते हैं तो एक व्यावसायिक सिनेमा, एक कला सिनेमा और एक बीच के रास्ते वाला सिनेमा, इस तरह का सिनेमा हम देखते हैं जिसकी चर्चा रक्षा महसी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें स्वाधीनता संग्राम किस तरह से सिनेमा में दिखाई दे रहा है। जाहिर है मैं इसके लिए संजीव सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसके पहले इस विषय पर इस रूप में मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो बड़ी रोचक बातें मुझे दिखाई दी, और मुझे लगता है कि ये मेरा वर्किंग पेपर, इस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है ताकि और अधिक फिल्मों को सम्मिलित किया। एक तो इसको मैं दो हिस्से में बांटता हूँ, मूक सिनेमा और सवाक सिनेमा। 1913 से 1931 के पहले बीच का जो सिनेमा है उस अवधि में दुर्भाग्य ये है, जैसे रंका मैम ने भी कहा कि सिनेमा एक डॉक्यूमेंटेशन का माध्यम है, ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये आप अपने साथ कहानी के साथ साथ उस परिवेश को भी कैप्चर करते हैं ना, और उसके साथ बोलने का तरीका, उसके संवाद, भाषा की शैली और बहुत सारी चीजें जो कैमरे के फ्रेम के अंदर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। दुर्भाग्य से जो मूक सिनेमा है वो बहुत कम हमारे पास बच पाए, क्योंकि उसकी सारी प्रतियां जो है जल गई, खराब हो गई, उसको प्रिजर्व नहीं की। हमने उतना कभी महत्व ही नहीं दिया आर्काइव जी, लेकिन उस पर काम बहुत सारे लोग NFAI और डूंगरपुर जो है वो कर रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने कंजर्व किया है। तो दिक्कत ये है कि उस पर जब हम बात करने की बात उठाते हैं तो वो सारे सिनेमा
हमें उपलब्धि ही नहीं है जिसको हम जस्टिफिकेशन कर सके स्वतंत्रता संग्राम से। नंबर 1 ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, जो सिनेमा 47 तक का मिलता भी है उसके प्रिंट जो है वो बहुत खराब है, तो उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। तो ये दूसरी काम कर रहे हैं। जी वो काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी समस्या। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो फिल्मों की संख्या आपको कम मिलेगी जिसमें सिनेमा पर स्वाधीनता संग्राम पर बात होती है। ये मेरा दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु ये है कि अगर हम इसमें सैंपल के रूप में जो हमारे सामने मिले उपलब्ध सिनेमा है उसमें अगर हम 2-3 की बात करें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। और उसके पहले मैं एक जो कॉलोनियल पीरियड है, चूँकि कॉलोनियल पीरियड था और आप सभी जानते हैं कि खास करके गांधी जी के आने के बाद या कांग्रेस की स्थापना के बाद जो एक स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई है या संघर्ष है वो शनय शनय आगे की तरफ बढ़ता है, तीव्र होता है। तो अगर हम इसको दो हिस्से में बांटें कि मूक सिनेमा और सवाल सिनेमा, तो हम पाते हैं कि उसमें जो दो चीज़ें हैं इसके बीच में एक और चीज़ है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 1918 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिनेमाटोग्राफर एक्ट 1918 में पारित उसको लागू किया और उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बड़ा मजेदार। वो बेसिकली न्यूडिटी को, नग्नता को रोकने के लिए उनका ये था कि उस समय जो यूरोपियन फिल्म्स थी खास करके जर्मन फिल्म बहुत आयात में अमेरिका से जर्मनी से फिल्में आ रही थी और जो दर्शक थे उनका आकर्षण बड़ा तीव्र था उनके प्रति। तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो था वो बेसिकली उसके लिए था और उन्होंने एक मॉरल रीजन ये ऐसा कारण है कि इससे जो है वो जनता के बीच में एक खराब मैसेज जा रहा है, इसलिए इसको रोका जाना बहुत जल्दी। ये जो नियम कानून है वो एक पॉलिटिकल वेंडिटा के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। वो एक उपकरण के रूप में उसको अपनाते हैं कि जो फिल्म चीजें आ रही है वो क्यों आ रही हैं और उसका प्रभाव दर्शकों तक या यहाँ की जनता तक कैसे जाए, क्योंकि एक बहुत ही प्रभावी माध्यम उस समय तक बन चुका है। शुरुआत भक्त विदुर से मैं करूँ 1921 में वो फिल्म आई और संगीत करने सुगंध की बात की थी और बहुत अभी विस्तार में मैं नहीं करूँगा, लेकिन मजेदार बात ये थी कि डायरेक्टर को ये पता था कि वो क्या है, निर्देशक जो है उस समय अब इसको अब मैं 1921 में ये फिल्म आई है उसके पहले के जो चीजें घटित हो रही थी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, मैं आपका ध्यान उसके तरफ दिलाना चाहूँगा। 1919 को देखिए आप, जलियांवाला बाग का साजिश है। उसके बाद 1921 में इस तरह की जो क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन का जो एक दौर चलता है उस समय एक तरह से पूरा पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है वो चार्ज हो जाता है पूरी तरह से। यही कारण है कि कहा जाता है कि साहित्य और सिनेमा में भले ही वो व्यावसायिक हो लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रहता है कि उस समय क्या घटित हो रहा है और दर्शकों तक क्या जाना चाहिए। यही कारण था कि जो भक्त विदुर फिल्म थी उसमें भक्त विदुर का जो पहनावा है और उसकी जो मैंने एक तरह से अलग अलग जो उसकी घटनाएं दिखाई गई थे वो कोई भी समझ सकता था कि ये भक्त विदुर होकर के महात्मा गांधी। और यही बात जो वहाँ का सेंसर बोर्ड था उस समय का, उन्होंने उसको रेखांकित किया और उन्होंने बताया कि हमें पता है कि आप ये किसको प्रोग्राम करें। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जब बाद में चीज़ें घटित होती जाती हैं 1930 में दांडी यात्रा सजना बढ़िया वगैरह होता है। ये एक ऐसा दौर था जहाँ पर स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ एक ऐसा दौर आता है जहाँ पर समाज सुधार की बात है, इसमें बैक टू रूट्स की बात आती है कि हम अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपनी जन्मभूमि को कैसे ठीक करें। और उसके साथ साथ एक और बड़ी घटना होती है जो पूना पैक्ट के नाम से आप सबको पता है, डॉक्टर अम्बेडकर का एक पदार्पण होता है पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से ये आज़ादी के साथ साथ ये बात सामने आती है कि आज़ादी किसके लिए,
या फिर आज़ादी अगर मिलेगी तो इससे जो मार्जिन के लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको क्या दो फिल्मों का नाम मैं लेना चाहूँगा, एक अछूत कन्या का और एक जन्मभूमि का। अछूत कन्या आप देखेंगे कि वो पूरी की पूरी फिल्म इस नैरेटिव पर चलती है। कथा के क्रम में एक स्त्री पात्र जो अछूत है, उसके प्रति समाज का क्या रवैया है, फिल्म के नायक का क्या रवैया है और कैसे उसकी अनुभूति होती है, इस पर उन्होंने जोर दिया। जन्मभूमि भी बहुत रोचक फिल्म है। उसमें जॉस्टिन की और किशोर कुमार उसमें मुख्य भूमिका में थे, देविका रानी थी। अशोक कुमार जो नायक होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और वो उनको एकाएक लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है देश के लिए या हमारे समाज के लिए, जन्मभूमि के लिए। पर वो निर्णय लेते हैं कि अपने गांव जाकर के अपने जन्मभूमि की वो सेवा करें। और जो देविका रानी होती हैं वो किसी बहुत बड़े व्यक्ति की बेटी होती हैं और वो उनको पत्र लिखते हैं कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने अपने जन्मभूमि की सेवा करने का मैंने प्रण लिया। दो तरफ से चीजें चलती हैं। एक तो जो कुमार है जो डॉक्टर है वहाँ पर, वो वहाँ पर गांव की सेवा कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो देविका रानी होती है वो अपने पिता को लेकर के उस गांव तक पहुँचती है। पिता अंग्रेजिंदा होते हैं और उनको इस बात से बहुत दिक्कत है कि एक शहर का आदमी गांव कैसे जा सकता है, कैसे जाएगा। एक तरह से इनकाउंटर है कि कैसे शहर का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो गांव तक जाएगा, तो उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से अशोक कुमार तो डॉक्टर के रूप में जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो गांव की समस्याएं हैं वो वहाँ पर फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है। एक दृश्य है जहाँ पर गांव की चौपाल है, वहाँ पर गांव के जो बड़े लोग हैं वो हुक्का पी रहे होते हैं और हुक्का जो है वो गलत दूसरे का है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस फिल्म को देखें, क्योंकि वहाँ पर जो गांव में जाति की समस्या है उसको वहाँ पर दिखाया है। आप उस दृश्य को देख करके, उस संवाद को देख करके आप समझ में पाएंगे कि आज़ादी की समस्या केवल अंग्रेजों की समस्या नहीं है, दोहरी है, एक सामाजिक समस्या भी है जिसको उन्होंने हटाने की कोशिश की है या एक तरह से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आगे चल करके जो फिल्म है जिसमें किस्मत का नाम हम ले लें या फिर आगे मैं एक तरह से गीतकार का नाम लूँ, कभी प्रदीप का नाम लूँ, तो उनके जो गाने हैं, उनके जो गीत, आप देखेंगे कि इसको 3 हिस्से में अगर बांटें कि भक्ति विदुर में उनको भक्ति विदुर को गांधी के रूप में दिखाना है, बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप। उसी तरह से जब जन्मभूमि की हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो ये नहीं कर रहे हैं कि हम भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर भारत की जगह पे अपने गांव को जन्मभूमि के रूप में दिखा करके तो एक बीच का रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि गांव की समस्या देश की समस्या, लेकिन 1940 तक आते आते जो स्थितियां हैं वो बहुत बदल जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये बात सब लोगों को समझ में आने लगती है कि आज हो या कल हो, लेकिन अंग्रेज को यहाँ से जाना। अब उस समय जो वो गीत लिखते हैं, आज हिमालय की चोटी से किस्मत 1945, तो ये गीत जो है वो अनिल विश्वास का है, कभी अनिल विश्वास और कभी प्रदीप का है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंग्रेजों को पहले ये लगता है कि ये जो गीत लिखा जा रहा है वो असल में जो जापान और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध चल रहा है उसके लिए ये गीत लिखा है, मतलब ये रिप्रेजेंट ब्रिटिश प्रजा को कर रहे हैं और उनके खिलाफ ये बात कही जाती है। लेकिन जल्दी ये बात उनको समझ में आ जाती है कि ऐसा नहीं है, तो उसके उपरांत उनको उनके खिलाफ वारंट जो है वो इशू। तो खैर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें आज़ादी के बाद के फिल्मों में इसको कैसे दिखाया गया है या फिर पॉलिटिकल फिगर्स को कैसे दिखाया गया है। अगर एक करके इन पर हम बात करें कि गांधी का डिपिक्शन कैसे हुआ है या फिर भगत सिंह का डिपिक्शन कैसे हुआ है, तो ये एक ऐसा अध्ययन होगा जिसमें बहुत बड़ी संभावना है और इसमें बहुत अधिक बातें की जा सकती हैं। तो फिलहाल मैं यहीं पर अपनी बात रोकता हूँ ताकि आगे मैं अपनी बात कह सके और चर्चा भी हम चाहेंगे कि आपकी तरफ
फिल्म की शुरुआत करते हैं।